बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्लूकोनियोजेनेसिस को कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, हमने इन डिटेल डिस्कशन की थी। तो आज हमारा जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसका लास्ट टॉपिक है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे होता क्या है ये हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। इसको हम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे या HMP शंट भी कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली होता क्या है, ये एक अल्टरनेट पाथवे होता है। किसका अल्टरनेट होता है? ये ग्लाइकोलाइसिस का, यानी ग्लाइकोलाइसिस में एक कंपाउंड है फ्रुक्टोज, एक कंपाउंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, वो उसको छोड़ के एक और पाथवे है, वो पाथवे कौन सा है? HMP पाथवे या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। उस पाथवे को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, वो डिफरेंट कंपाउंड बाद में वो कंपाउंड बनाता है, क्या वो उससे पेंटोज शुगर बनाता है, राइबोज जो शुगर है, ठीक है। वो राइबोज शुगर बनाता है और वो शुगर कहाँ यूज होती है? वो DNA और RNA को बनाने के लिए यूज होती है। इट इज स्पेशल बिकॉज नो एनर्जी in the form of ATP is used or excrete, यानी ATP के फॉर्म में ना तो एनर्जी यूज होती है ना ही एक्सक्रीट होती है, ठीक है। ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इस पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ डज इट हैपन कि ये वाला पाथवे किस तरह से होता है। तो इसको अगर हम स्टार्ट से देखें तो द मॉलिक्यूल्स दैट गो थ्रू द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे आर मोस्टली मेड ऑफ कार्बन, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू बनते हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली कार्बन के होते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोवाइड फर्स्ट 6 कार्बन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। मतलब जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है उसका जो प्रिकर्सर है, यानी उसके लिए जो मॉलिक्यूल चाहिए वो क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, सिंपल कार्बन उसमें होता है, ठीक है। तो वो कार्बन कहाँ से हासिल किए जाते हैं? वो जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसमें कितने होते हैं? 6 कार्बन। वो क्या होगा, वो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा इस पाथवे का, फिर वो उस पाथवे को फर्दर मूव करेगा और उससे क्या बनेंगे? कुछ कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। उनको देखते हैं हाउ डज इट हैपन कि ये कैसे होता है। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। फिर वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उसके बाद वो सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये वाला। यानी ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, ये कन्वर्ट होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। लेकिन इस प्रिकर्सर के इस कंपाउंड के बनने के बाद ये वाले साइकिल चलते रहते हैं, लेकिन बाद का बॉडी को ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो इस पाथवे के थ्रू बनते हैं। तो फिर ये वाला जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो इस पाथवे में आ जाता है और ये पाथवे आगे कैसे मूव करता है इसको हम पढ़ते हैं। ये पाथवे है क्या? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। क्योंकि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के लिए जो कंपाउंड चाहिए वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, और ये वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये भी कार्बन से मिलकर बना है। तो मतलब ये जो ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा स्टेप है ये प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के लिए, ठीक है जी। तो 2 फेजेस होती हैं, एक ऑक्सीडेटिव फेज होती है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होती है। ऑक्सीडेटिव फेज में साथ ऑक्सीडेशन होगी और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द वर्ड ऑक्सीडेटिव वर्ड ऑफ दिस फेज कम्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ क्या होगी? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ प्रोटॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। दिस फेज इज मेड अप ऑफ 2 इरिवर्सिबल स्टेप। इस फेज में क्या होता है? 2 इरिवर्सिबल स्टेप होते हैं, यानी वो रिवर्स नहीं हो सकते। पहला स्टेप इसमें क्या है? पहला स्टेप ये है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको हम ऑक्सीडाइज करते हैं और इससे लैक्टोन बनता है। लैक्टोन भी क्या है? 6 कार्बन शुगर है, ठीक है जी। और इसमें जो एक NADP का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, और वाटर का एक मॉलिक्यूल यूज होता है। जो NADP2+ है ये रिड्यूस हो जाता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। रिएक्शन आपको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है और इससे बन क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन बन रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है और इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन हुई था, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन अगर देखें तो इसमें ये जो फर्स्ट कार्बन है इसमें एक ऑक्सीजन है फर्स्ट कार्बन के पास, लेकिन इसमें जो फर्स्ट कार्बन है उसमें एक ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यानी इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गई ऑक्सीडेशन हुई। उसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में कार्बन इज रिमूव्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है Na+2 का मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है राइबोलोज 5 फास्फेट, नया कंपाउंड आ गया, ये क्या है राइबोलोज 5 फास्फेट, और इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, यानी इसमें 6 कार्बन थे और ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कितने कार्बन 5 और एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी। अब उसके बाद अगली फेज है उसकी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ये क्या होती है, इसमें कुछ रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। जो ऑक्सीडेटिव फेज है वो इरिवर्सिबल है, यानी वो रिएक्शन बैक नहीं हो सकते, लेकिन ये वाले जो रिएक्शन है ये बैक हो सकते हैं। तो मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है जो फॉरवर्ड भी मूव करता है लेकिन बैकवर्ड नहीं आ सकता, ठीक है। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, जो फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अब क्या होता है देखते हैं। इसका थर्ड स्टेप है वही जो राइबोलोज 5 फास्फेट शुगर हमने बनाई थी वो इरिवर्सिबल ही है, वो आपको शो हो रहे हैं कि ये रिवर्सिबल ही है, रिवर्स हो रहे हैं कि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फास्फेट में, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन का आर्गन है, ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ये क्या है राइबोज 5 फास्फेट एक शुगर है, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, इसका नॉन ऑक्सीडेटिव स्टेप है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हुई, ठीक है। और ये स्टेप कौन सा है, थर्ड है। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में द रेस्ट ऑफ द साइकिल इज नाउ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑप्शन दैट डिपेंड ऑन सेल नीड, यानी अब ये जो अगले स्टेप ऑप्शन होंगे वो सेल की जरूरत के तहत कि वो प्रोडक्ट बनाएगा कि सेल को किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी को आरएनए की जरूरत है, तो ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड बना है कौन सा वाला राइबोज 5 फास्फेट शुगर, ये आरएनए वाले साइकिल में चला जाएगा और आरएनए बनाएगा, ठीक है। अगर बॉडी को डीएनए की जरूरत है तो ये जो राइबोज 5 फास्फेट है उस साइकिल में चला जाएगा और डीएनए बनाएगा, ठीक है। जो राइबोज 5 फास्फेट शुगर है ये कंबाइन कर जाती है एक और राइबोज 5 फास्फेट के साथ 10 कार्बन मॉलिक्यूल भी ये बना सकती है, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो 10 कार्बन शुगर है ये ब्रेक हो जाती है और एक 3 कार्बन शुगर बनती है और एक 7 कार्बन शुगर बन सकती है। और जो 3 कार्बन शुगर है वो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होता है, पायरुवेट हमने वो पहले भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद स्टेप 5 क्या है कि द 3 कार्बन मॉलिक्यूल एंड द 7 कार्बन मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटरकन्वर्जन अबाउट स्टेप 4 इंटरकन्वर्ट अगेन टू मेक अ न्यू 4 कार्बन मॉलिक्यूल एंड 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसमें क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है, ये क्या है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज है, ठीक है। और ये जो 3 कार्बन शुगर है वो ग्लाइकोलाइसिस का भी एंड प्रोडक्ट था, ठीक है। और ये जो 4 कार्बन शुगर और 6 कार्बन शुगर है वो 4 कार्बन और 6 कार्बन शुगर अमीनो एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, हम उससे अमीनो एसिड भी बना सकते हैं। अब अगर हम इसकी समरी देखें तो हमने क्या क्या इसमें देखा, ऑक्सीडेटिव फेज में हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल उसमें एलिमिनेट हुआ, 2 NADPH बने और एक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वाटर का मॉलिक्यूल हमने दिया और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से एलिमिनेट हुई और 2 NADPH के मॉलिक्यूल भी हमने उसमें यूज किए जो रिड्यूस हो गए NADP+2 में, ठीक है। अगर इसकी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज देखें तो उसमें हमारे पास राइबोज 5 फास्फेट बना जो किसके लिए यूज होता है, बिल्डिंग के लिए, डीएनए या आरएनए के लिए, ठीक है। ये क्या थी हमारा टॉपिक था, कौन सा वाला के ये जो फास्फेट साइकिल पेंटोज फास्फेट पाथवे किस तरह से मूव करता है, इसके लिए डिफरेंट स्टेप हैं, या आपने अपनी नोटबुक पे अच्छी तरह से राइट डाउन कर लेने हैं और इनको देख लेना, ठीक है। अब आपकी असाइनमेंट है कि रेगुलेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पाथवे क्या है, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। इसके साथ ही है तो आपने ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है सब स्टूडेंट ने, ठीक है, लिख के, और ये मुझे आपने मेल कर देनी है, तो उसके बाद फिर आपको इसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। अच्छा क्लास से हमने ये तो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हम ना एंड में काउंट करेंगे कि जो हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया था फूड में, ठीक है, हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया, हमने उसकी डाइजेशन करवाई, उसके अलावा हमने उसका मेटाबॉलिज्म देखा, तो हम देखेंगे कि जो एक मॉलिक्यूल होता है ना ग्लूकोज का वो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल यील्ड करता है या कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है।
तो हमने काउंटिंग करनी थी, ठीक है। तो अगर हम काउंटिंग करें तो स्टार्ट करते हैं कि ये ग्लूकोज है हमारे पास, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है, ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, C6, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ठीक है। और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। पहला जो प्रोसीजर है, जो ऊपर आपको नज़र होप्स हो के नज़र आ रहा होगा, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। और इसमें क्या हो रहा है, एक ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरोवेट में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ा हुआ है, वो पूरा मैकेनिज्म है, उसमें बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन जो उसका एंड प्रोडक्ट है वो पायरोवेट होता है। और पायरोवेट क्या है, 3 कार्बन शुगर है, जबकि ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन होते हैं। तो यानी 6 कार्बन से 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन गए पायरोवेट के। और इस दौरान हमने देखा था कि 4 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए एनर्जी जनरेशन फेज में, और एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज में 2 ATP के मॉलिक्यूल हमने यूज़ भी किए थे, ठीक है। तो जो टोटल नेट यील्ड हुई वो 2 ATP, ठीक है। यानी हमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP के मॉलिक्यूल इधर प्रोड्यूस हो गए हमारे पास, ठीक है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू NADH फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। अच्छा, अब ये साथ 2 NADH के मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हुए हैं, ये भी आगे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे NADH के मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं। यानी इसके दौरान हमें 2 ATP के मॉलिक्यूल मिल गए और 2 NADH के मॉलिक्यूल मिले और 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल बन गए। किस प्रोसेस के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रोसेस था, वो अगला प्रोसेस ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पायरोवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी जो पायरोवेट है वो 3 कार्बन है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो स्टार्टिंग मटेरियल है क्रेब साइकिल का, वो 2 कार्बन शुगर है। तो ये जो पायरोवेट है ना, 3 कार्बन शुगर, ये क्या करेगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या, 2 कार्बन शुगर है, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान एक NADH प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक NADH प्रोड्यूस कब होगा, जब एक पायरोवेट एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा। लेकिन हमारे पास पायरोवेट कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए 2 NADH के मॉलिक्यूल बनेंगे, क्योंकि एक पायरोवेट से एक NADH बनता है, 2 से कितने बन गए, 2। ऊपर भी 2 NADH थे और ये वाले भी 2 NADH। NADH कितने हो गए, 4 हो गए, आपने लिखते जाना है, ये मैं काउंट करवाऊंगा। NADH कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। ATP कितने बन गए हमारे पास, 2 ATP अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। अब ये वाला जो एसिटाइल को, ये NADH ऐसे आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये अब क्रेब साइकिल में आ गया है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब साइकिल में आया, ये पूरा साइकिल चला, और इस साइकिल में चलने के बाद हमें एक ATP का मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक है। कितना नेट जो हमारी प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है, एक ATP का मॉलिक्यूल होता है क्रेब साइकिल के दौरान। ये आपने देख लेना है, क्रेब साइकिल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है क्रेब साइकिल में। लेकिन एक ATP कब बनता है, जब एक पायरोवेट से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। लेकिन हमारे पास पायरोवेट कितने थे शुरू में, 2, ठीक है। तो 2 से कितने बन जाएंगे, 2 पायरोवेट होंगे तो 2 ATP यहाँ बन जाएंगे, ये 6 ATP हो गए। और इस दौरान 3 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं एक पायरोवेट के साथ, 2 पायरोवेट होंगे तो 6 NADH बनेंगे। और उसके साथ एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है एक पायरोवेट के साथ, 2 होंगे तो वो 2 FADH2, यानी 4 NADH ऊपर वाले, 6 NADH ये, यानी 10 मॉलिक्यूल NADH के और 2 मॉलिक्यूल FADH2 के। और ATP कितने हो गए, 4, 2 वो वाले और 2 ये वाले, 4 ATP इधर तक हो गए, ठीक है। उसके बाद ये NADH, FADH और जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करके आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, ये नज़र आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 10 NADH के मॉलिक्यूल और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल आ गए, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएंगे, डिफरेंट रिएक्शन है, उसमें एंड में ऑक्सीजन और ये वाटर बनता है, जो फाइनल एक्सेप्टर होता है, ठीक है, रेडॉक्स पेयर का, ठीक है। तो अब हमने काउंट करने हैं कि इस ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हमारे पास कितने ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। जो एक NADH का मॉलिक्यूल है वो 3 ATP बनाता है, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP बनाता है इस चेन में आके। हमारे पास NADH कितने हैं, 10।
तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ATP ये हो गए। और FADH कितने हैं? दो FADH2 और एक FADH2 2 ATP बनाता है। टोटल कितने हो गए? 4, यानी 34 ATP के मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हमने काउंट करने हैं कि टोटल ATP प्रोड्यूस हमारे पास कितने हो गए। ठीक है क्या? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP प्रोड्यूस हुए और NADH की ट्रांसपोर्ट जो हम शुरू से ग्लाइकोलाइसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH आ रहे हैं तो उनमें 2 ATP के मॉलिक्यूल यूज भी हो जाते हैं। ये कॉस्ट है। पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट करते हैं तो ATP कोई नहीं बनता है, NADH बनते हैं। क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP बनते हैं। ठीक है, आपको मैंने वो पहले ऊपर करवाया हो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 ATP बन गए, यानी ये 2 से कट गए क्योंकि 2 ATP इन NADH और FADH2 को ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट पे एनर्जी यूज होती है, लग जाती है। टोटल 36 ATP के मॉलिक्यूल पर ग्लूकोज के साथ हमें मिलते हैं। ठीक है, जब हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल खाते हैं अपनी फूड में, वो एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है और उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है, तो हमें 36 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के। ठीक है, ये क्या था? ये जो सारा हमारा टॉपिक था ये था मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या किया, हमने कोई फूड ली, फूड में क्या होते हैं? ग्लूकोज सिंपलेस्ट यूनिट है, वो ग्लूकोज कैसे है वो सारा कुछ डिस्कस किया। वो डाइजेस्ट कैसे हुआ डिस्कस किया, वो एब्जॉर्ब कैसे हुआ डिस्कस किया, उसके बाद उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा वो सारा कुछ डिस्कस किया। एक बार फिर दिखा देता हूँ मेटाबॉलिज्म को कि क्या होता है। ग्लूकोज सबसे पहले किस में आता है? ग्लाइकोलाइसिस होती है, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में आता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आता है। और ये तीनों चीज़ें हमने इन डिटेल डिस्कस कर ली हैं। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।